Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is sources of ancient Indian history. Sources को हम students दो categories में broadly divide करते हैं. First is the archaeological source and second is the literary source. डिफरेंस क्या है दोनों में? लिटरेरी सोर्स में हमें बुक्स मिलेंगी, वेद्स, पुराण, अरण्यक्स, उपनिषद, ये सब चीजें हम लिटरेरी सोर्सेज में रखेंगे. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग रखेंगे इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, स्टडी ऑफ द कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स. तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर. बिफोर वी स्टार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वी मस्ट नो व्हाट आर्कियोलॉजी इज. Archaeology is a Greek language word which made of two words. Archaeos means ancient and logos means study. Study of the ancient things we discuss in the archaeology. And in India, it was General Alexander Cunningham in 1861 who got set up the Archaeological Survey of India. And in 1904, it was Lord Curzon who established the Archaeological Department was set up under the able guidance of this Lord Curzon. And Ancient Monument Preservation Act was also passed. Why? What was the need to pass the Ancient Monument Preservation Act? उन्होंने क्यों पास किया? वो तो यहाँ पर वो तो हमें रूल कर रहे थे, तो उनको हमारी हिस्ट्री में उन्होंने क्यों इंटरेस्ट लिया? उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों एस्टेब्लिश किया? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों बनाया? उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट उन्होंने पास किया. क्यों? बिकॉज दे हैड टू रूल इंडिया. और उनका ये मानना था, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू रूल कर रहे थे. दे हैड ए प्रॉपर साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनलिस्टिक अप्रोच एंड एनालिटिकल एटीट्यूड. और उनका ये मानना था कि अगर उन्हें इंडिया को रूल करना है तो इंडिया को पहले समझना होगा, इसका कल्चर क्या है, इसकी सिविलाइजेशन क्या है. तो इस वजह से उन्होंने हमारी एंशिएंट इंडिया को स्टडी करने की कोशिश की. वन थिंग. सेकेंडली, जब हम इसमें एक्सकेवेशंस को, इसके टॉपिक्स को जब शुरू करते हैं इंस्क्रिप्शंस को, तो उससे पहले हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए. वन इज एक्सप्लोरेशन एंड वन इज एक्सकेवेशन. तो आर्कियोलॉजिस्ट जब डिगिंग स्टार्ट करते हैं किसी साइट को, पहले वो सेलेक्ट करते हैं कि इस साइट से हमें कुछ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती हैं. तो वहां पर उसका पहले वो सर्वे करते हैं, उसकी मैपिंग होती है. एक्सप्लोरेशन में वो उसकी सुपरफिशियल लेवल पर उसकी डिगिंग करते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर. और एक्सकेवेशन में उसको डिगिंग, उसकी डीप लेवल में डिगिंग की जाती है. एक्सकेवेशन में भी दो चीजें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन भी होती है और वर्टिकल एक्सकेवेशन भी होती है. तो एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन करने के बाद उन्हें वहां से इंपॉर्टेंट चीजों का पता चलना शुरू होता है. फिर वहां से वो इंपॉर्टेंट चीजें जिसके द्वारा वो बता पाते हैं कि दिस site or this civilization belong to that much of the period. So that we discuss in the archaeology. यहाँ पर हमें 5 important sources को discuss करना है. First is the inscriptions, second is the numismatics, third is the monument, fourth is the sculpture and fifth is the painting. So let us start with the inscriptions. तो inscriptions में first of all देखिए स्टूडेंट्स, जो हम examples की अगर बात करते हैं कि inscriptions में, तो भोगास को inscription है 1400 BC से सेंट्रल एशिया से जो मिला हमें, जिसमें हमें वैदिक गॉड्स के बारे में पता चलता है. वरुण, इंद्र, मित्र, ये उसके अंदर डिस्कस किया गया है. तो भोगास को इंस्क्रिप्शन एक सोर्स हो गया एंशिएंट इंडिया को, और एंशिएंट इंडिया में वैदिक गॉड्स को जानने का एक सोर्स बन गया वैदिक एज में. उसके बाद अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं. अशोका इंस्क्रिप्शन से हमें मौर्यस के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि अशोका ने कौन सा एक नया धर्म चलाया, धम्मा वाज देयर. तो उसके बाद समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शंस हैं. समुद्रगुप्त के आफ्टर दैट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खारवेल ऑफ कलिंगा, एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशियन. तो ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं जिसके हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में एक अच्छी और प्रॉपर नॉलेज हो जाती है. दैट इज बाय दिस एग्जांपल्स. अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस? देखिए स्टूडेंट्स, इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए. वो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स हैं क्योंकि वो स्टोन्स के ऊपर लिखे हैं, वो मेटल के ऊपर लिखे गए हैं, एंड दे आर रिटन ऑन स्टोन एंड मेटल. तो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज. अब उनको चेंज भी नहीं किया जा सकता, उनके अंदर ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता, उनके अंदर टेम्परिंग नहीं हो सकती, उनको टेम्पर्ड नहीं कर सकते हम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम प्रॉपरली एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको हम सच्चाई मान सकते हैं कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो टेम्पर्ड नहीं हो सकता. तो इस वजह से वो ऑथेंटिक है एज कंपेयर टू द मैन्युस्क्रिप्ट्स. और जो सोर्सेज, चाहे वो ब्रिक्स के ऊपर लिखे हो, पाम लीव्स के ऊपर लिखे हो या मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, तो दे आर लेस, उनके ऊपर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते जितना कि हम लोग भरोसा कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस के ऊपर. और ये उनकी इंपॉर्टेंस है.
सेकेंडली अब उनकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एक तो उनका जो नंबर है कुछ कम नंबर्स में हमें मिले हैं वो, उसके बाद उसके अंदर बायसनेस हो सकती है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता, इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर आल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो उसमें उनके जो कोर्ट पोएट थे, हिज नेम वाज हरिसेन, और हरिसेन ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा and he was a court poet of समुद्रगुप्ता, तो it's quite possible he was very much biased toward the ruler। अगर वो biased होकर लिखेंगे तो उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं वही लिखेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे। तो ये इसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हो जाती है। अदरवाइज वी कैन से दैट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑल्सो, क्योंकि वो स्टोन्स के ऊपर लिखे हैं, वो किसी पेपर के ऊपर या लीव्स के ऊपर या मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में वो नहीं है, और जो स्टोन्स के ऊपर लिखा जाएगा उसको हम टेम्पर्ड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स टू नो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो। So that was about the inscriptions. Secondly, we have to discuss the numismatics. तो न्यूमिस्मैटिक्स में का मतलब होता है कॉइन्स। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स भी मिले हैं और डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इन कॉइन्स से हमें पता चलता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम प्रॉपर्ली कैसे समझ सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में इसमें ये है कि इसके ऊपर डेट्स लिखी होती है। कॉइन्स के ऊपर नेम होता है किंग का, उसकी डायनेस्टी के बारे में लिखा होता है, एज होती है, कोरोनेशन एज किंग की कब है। अगर किसी किंग की कोरोनेशन एज हमें पता चल जाए तो उसके साथ जो कॉन्टेम्परेरी किंग्स हैं उनकी एज भी पता चल सकती है। तो उसके साथ साथ जो किंग्स का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता था, किसी किंग के अगर कॉइन्स हमें मिले हैं तो जितने एरियाज तक वो कॉइन्स मिलते थे, इसका मतलब उस किंग का एरिया उस एरिया तक उसका रूल होता था। तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस में क्रोनोलॉजिकल डेट्स मिलती है, हमें नेम्स और डेट्स मिलते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज का पता चलता है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो, वी कम टू नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर रूलर्स बाय गोइंग थ्रू देयर कॉइन्स। अगर वो कॉइन्स प्योर कॉइन्स हैं, चाहे वो सिल्वर के हों, कॉपर के हों, गोल्ड के हों, अगर वो इफ दे आर द प्योर कॉइन्स तो इसका मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो ठीक थी। अगर वो डिबेस्ड हैं, उनके अंदर और दूसरे मेटल्स भी मिक्स किए गए हैं, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द मौर्यस एडमिनिस्ट्रेशन। डाउनफॉल जब मौर्यस का हुआ तो उस टाइम हमें डिबेस्ड कॉइन्स मिले हैं, तो वो कॉइन्स प्योर नहीं है, तो इसका मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, या इकोनॉमिक कंडीशंस वर नॉट मच साउंड एज दे वर इन द अर्लियर टाइम। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉइन्स। तो कॉइन्स से हमें उनकी पर्टिकुलर डेट्स पता चलती हैं, उनके नेम्स का पता चलता है, कौन सा रिलीजन को फॉलो करते थे। तो दीज सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वी कैन से दैट बाय गोइंग थ्रू दीज सोर्सेज they are a very good source to know about the social, political, economical, religious condition of those people. So that was the numismatics. Now we are going to discuss third one, that is the monuments. अब हमें कुछ buildings भी मिली हैं। अब buildings में monuments में first of all architecture हम discuss करेंगे। तो architectures में स्तूप्स मिले हैं, particularly लॉर्ड बुद्ध के टाइम्स में, जिसमें relics preserve करके रखी गई हैं, जो bodily remains थे लॉर्ड बुद्ध के और दूसरे सेंट्स के, तो वो रेलिक्स हमने रखी हैं स्तूप्स के अंदर। सेकंड है चैट्स मिले हैं, जहां पर बुद्धिज्म के पीपल जो थे वो वर्शिप करते थे। स्तूप्स मिले, उसके साथ साथ हमें चैट्स मिले हैं और विहार्स भी मिले हैं। तो विहार जहां पर वो लोग रहते थे, इसके साथ साथ टेम्पल्स भी मिले हैं। टू टाइप्स ऑफ टेम्पल्स या टू कैटेगरीज ऑफ टेम्पल्स, वन इज द नॉर्थ इंडियन एंड अदर इज द साउथ इंडियन। तो नॉर्थ इंडियन जो थे उनका जो स्टाइल था दैट वाज द नगरा स्टाइल, और द्रविडियन स्टाइल था साउथ इंडिया का, और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो हमें वर्जा स्टाइल में मिलता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। तो आर्किटेक्चर से भी हम लोग बोल सकते हैं बाय द मॉन्यूमेंट्स, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बाय द आर्किटेक्चर। स्तूप्स मिले, चैट्स मिले, विहार्स मिले और टेम्पल्स मिले। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में हम डिस्कस करेंगे जो उनकी मूर्तियां मिली हैं हमें। तो पर्टिकुलरली आईबीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ब्रॉन्ज डांसिंग गार्ड मिली, जो ग्लॉस्टर्स टेक्निक की बनी हुई है। उसके साथ साथ ग्रेट बाथ मिला है हमें, दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और रिलीजियस बाथिंग होती थी ग्रेट बाथ में। ग्रेनरीज मिली है और लोथाल से डॉक यार्ड मिला है। तो ये सारी बिल्डिंग्स भी मिली है हमें जो हम मॉन्यूमेंट्स में डिस्कस करते हैं। स्कल्पचर्स में आईबीसी से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली। आफ्टर दैट बहरूच, बोध गया, सांची, अमरावती, मथुरा आर्ट, गंधर्व आर्ट, ये सब इसके इंपॉर्टेंट सोर्स आएंगे, ये हमारे स्कल्पचर्स के अंदर आ जाएंगे। मथुरा आर्ट और गंधर्व आर्ट से हमें पता चलता है कि लॉर्ड बुद्ध की जो हमें इमेजेस मिली उसमें कर्ली हेयर्स मिले हैं, बुद्धा जो है मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, और जो फिजिकल बॉडी जो है उसमें मसल्स प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं, जो ड्रेपरी है, जो बुद्धा ने कपड़े पहने हुए हैं वो प्रॉपर दिखाई देते हैं। तो ये मथुरा आर्ट और गंधर्व आर्ट से ये सब चीजें हम लोगों को
आर्ट के बारे में पता चलता है, तो दे बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द पेंटिंग्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट सोर्स बन गई हैं एंशिएंट इंडिया को जानने का, जैसे वॉल पेंटिंग्स हैं। अब वॉल पेंटिंग्स में पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज की पेंटिंग्स मिली है, जैसे भीमबेटका से हमें वॉल पेंटिंग्स मिली हैं। और ये जो पेंटिंग्स थी मेटल, वुड और स्टोन के ऊपर बनी होती थी, उसके साथ साथ मिनिएचर पेंटिंग्स भी मिली हैं। तो पेंटिंग्स आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब पेंटिंग्स में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, जैसे मैंने भीमबेटका वॉल पेंटिंग बताई, बुद्ध पीरियड की पेंटिंग्स मिली हैं, कालिदास के टाइम में जो दैट वाज द शेक्सपियर ऑफ गुप्ता एज, दैट अभिज्ञान शाकुंतलम जो उन्होंने नॉवल लिखा उसके अंदर हमें पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है। साथ साथ वात्स्यायन का जो कामसूत्र था उससे हमें पेंटिंग्स का पता चलता है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, इन सब से हमें पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है। दे थ्रो फ्लड ऑफ लाइट ऑन द टॉपिक ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंड इनके जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे पेंटिंग्स के, उसमें अजंता है, एलोरा, बाग पेंटिंग्स, अजंता पेंटिंग्स, एलिफेंटा एंड बादामी। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमने इंस्क्रिप्शंस को डिस्कस किया, न्यूमिस्मेटिक्स को डिस्कस किया, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स को डिस्कस किया। तो इन सब से हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम इसके इन सोर्सेज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट वाज जस्ट एन इंट्रो क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्क्रिप्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, कॉइन्स को पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे और स्कल्पचर्स को पढ़ेंगे। After that, we will discuss the religious sources also. Okay, students.